बिहार के अंदर मुस्लिम नेता जितने भी हैं दूसरे दल के एमआईएम के अलावा, वो लोग एमआईएम के जाल में फंस गए हैं। वो लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब के जाल में फंस गए हैं। कैसे? आइए बातें करते हैं उसके बारे में। बेसिकली 2015 के अंदर जब एएमएम पार्टी बिहार के अंदर आई थी ना, तो लोग यकीन नहीं कर रहे थे कि आने वाले 10 साल के बाद एमआईएम पार्टी इतना ज़्यादा रिवॉल्यूशन पैदा कर देगी या इतना ज़्यादा इवोल्यूशन जो है ले आएगी बिहार के अंदर। इस बात का अंदाज़ा जो भी दूसरे सेकुलर पार्टियां हैं या दूसरे सेकुलर पार्टी के जो मुस्लिम नेता हैं वो लोग सोचे नहीं थे। यही वजह है कि अब जब बिहार के अंदर एमआईएम एक आसमान छूता हुआ कद नज़र आ रहा है, एक नज़र आ रहा है कि एमआईएम पार्टी दबदबा बना रही है सीमांचल के अंदर और बाहर में भी, सीमांचल के बाहर में भी कुछ सीटों पर, तो अब हज़म नहीं हो रहा है लोगों। अब लोगों को यकीन नहीं हो रहा है, अब लोग जो है बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि जो दूसरे दल के मुस्लिम नेता, जिनको लगता यही था कि भाई ये लोग जाएगा कहाँ, देगा किसको वोट, ये लोग, इन लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है। कई सारे ऐसे विधानसभा है, मैं बता सकता हूँ, एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ कि वो लोग यही सोचते थे, चुनाव के टाइम कान में तेल डालकर सोते थे, सालों साल जो है वो गायब रहते थे जनता से, विकास के नाम पर जो है कुछ नहीं करते थे, क्योंकि उनको पता था कि ये मुस्लिम जो वोटर्स है वो जाएगा कहाँ, ये जो लोग हैं ये जाएंगे कहाँ, क्योंकि एनडीए और बीजेपी को तो ये लोग सपोर्ट करेंगे नहीं, आएंगे कांग्रेस के पास ही, आएंगे आरजेडी के पास ही, और अगर कुछ हो गया तो आएंगे इधर ही, जाएंगे कहाँ पर। लेकिन अब जो है इनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है, अब एक ऑप्शन पैदा हो गया है बिहार के अंदर, सीमांचल के अंदर। अब जो है ये लोग दबदबा देख रहे हैं, अब ये लोग क्रेजी होते हुए देख रहे हैं एमआईएम पार्टी के प्रति, इसीलिए इनके पेट में अब दर्द होना शुरू हो गया है, इसीलिए इनको जो है अब थोड़ा दिक्कतें का सामना जो है वो करना जो है वो पड़ रहा है। इसी वजह से अब ये एलिगेशंस लगा रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि ये बाहर की पार्टी है, अब ये कह रहे हैं कि हैदराबाद की पार्टी है, अब ये बात कर रहे हैं हेलीकॉप्टर के, अब ये बात कर रहे हैं पैसों के लेन देन के, अब ये बात कर रहे हैं कि सीमांचल के अंदर ये लोग पैसा कमाने आया है। मैं बात करूँगा इस वीडियो के अंदर हेलीकॉप्टर के बारे में भी। मुझे ये बताओ कि ये लोग जो एलिगेशंस लगा रहे हैं कि हेलीकॉप्टर पे ये लोग जो है घूम रहे हैं हैदराबाद से आकर, बेसिकली असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर बोल रहे हैं ये लोग, जितना मुस्लिम लीडर है, मुस्लिम नेता है, कि हेलीकॉप्टर पर घूम रहे हैं सीमांचल के पैसे से। मुझे ये बात बताओ बेवकूफ़ हो कि एक दिन के अंदर अगर 3-3, 400 सभा करना है और अलग अलग 400-500 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, तो किस तरीके से कवर करेंगे, क्योंकि टाइम तो बहुत कम होता है और असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास ऑलरेडी इतने सारे काम रहते हैं, वो पार्टी के सुप्रीमो हैं, तो उनके पास एक लिमिटेड टाइम है, तो वो कैसे सफ़र करेंगे, कैसे जर्नी करेंगे। अगर बाई रोड जाते हैं तो एक जगह पर सिर्फ एक ही सभा कर सकते हैं, तो हेलीकॉप्टर जो है यहाँ पर कंपलसरी है। और ये सिर्फ असदुद्दीन ही अकेला है क्या जो हेलीकॉप्टर से सभा करते हैं? कांग्रेस के आते हैं ना इमरान प्रतापगढ़ी, कांग्रेस के आते हैं ना ये जो राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, या इसी तरीके से तेजस्वी यादव है। क्यों करते हैं ये? क्यों? टाइम का यहाँ पर अभाव होता है और पैसे की क्या बात है। एक हेलीकॉप्टर का थोड़ा सा मैं बता दूँ कि अगर जो नॉर्मल सिंगल इंजन वाले हेलीकॉप्टर होता है वो 1 लाख से 2 लाख के आसपास उनका रेंट रहता है 1 घंटे का, और इसी तरीके से अगर डबल इंजन जिसमें 6 सीट 7 सीटर का जो हेलीकॉप्टर होते हैं डबल इंजन के, वो जो है वो 4 से 6 लाख रुपए का लगता है, वो किराए लेते हैं 1 घंटे के। तो इसी तरीके से एक दिन के अंदर 10 से 12 लाख रुपए हेलीकॉप्टर से जो है वो लग जाते हैं, वो रेंट लग जाते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर? इसीलिए तो अख्तरुल इमान ने कहा था कि चुनावी के वक्त जो है काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्चने पड़ते हैं अगर आपकी पार्टी को आगे लेकर जाना है। तो अगर उम्मीदवार बहुत तगड़े ना हो तो फिर जो है पैसे जो है खर्चना पड़ते हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर का खर्च, सभा का खर्च वगैरह होता है। दूसरा जो एलिगेशंस लगा रहे हैं कि हैदराबाद से जो है आकर चुनाव लड़ रहे हैं। यार मुझे ये बात बताओ कि हैदराबाद से आकर क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब चुनाव लड़ रहे हैं? क्या हैदराबाद से आकर जो है अकबरुद्दीन ओवैसी साहब चुनाव लड़ रहे हैं? क्या हैदराबाद से आकर जो है वो खुद यहाँ पर मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या हैदराबाद से आकर जो है वो खुद मंत्री बनेंगे? नहीं यार, वो आपको बनाने आए हैं, वो आपको अंदर लीडरशिप की बेदारी करने आए हैं, और जब आप बेदार हो रहे हो ना तो ये लोग जो है हज़म नहीं कर पा रहे हैं। सब अजीब बात है, ये लोग कह रहे हैं कि हैदराबाद से आ रहे हैं वहीं पर रहिए, क्यों रहे वहाँ पर? 2015 से पहले किस तरीके से इन लोगों के अंदर एक ज़रा सा बेदारी नाम पर कुछ नहीं था। पॉलिटिकल जो बेदारी होती है,
पॉलिटिकल जो एक होती है ये सारी चीज़ें, ये एक ज़रा सा मुसलमानों के अंदर नहीं था। एक ज़रा सी कमी थी इनके अंदर, कुछ नहीं जानते थे। इन लोगों को पता भी नहीं था कि हम भी टिकट मांग सकते हैं, इनको पता भी नहीं था कि हम भी चुनाव लड़ सकते हैं, इनको पता भी नहीं था कि हम भी एमएलए और विधायक बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं। मुसलमान तो ये सोचते भी नहीं थे कि कभी हम मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री की बातें भी कर सकते हैं। लेकिन ये बातें क्यों हो रही है, आप इस तरीके के बेदारी कैसे हुआ है, आप समझ सकते हैं कि ये भाई हैदराबाद वालों का ही कमाल है। और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कब कहा है कि वो आकर यहाँ पर मुख्यमंत्री बनेंगे? उन्होंने तो नहीं कहा। उन्होंने कहा मैं आपको बनाने आया हूँ, आप लोगों में से ही बनाने आया हूँ। और अच्छा, ये लोग भी कहते हैं कि भाई अगर बनाने आए हो तो गरीबों की टिकट क्यों नहीं देते? क्या सिर्फ विधायक बनना ही अपनी क़यादत और अपनी सियासत होता है? क्या छोटे लेवल पर काम करना, छोटे लेवल पर बेदारी होना, छोटे लेवल पर अपना हक मांगना, क्या ये अपनी सियासत और अपनी क़यादत नहीं होते हैं? होते हैं। इसी सब चीज़ को अब लोग पकड़ रहे हैं। जो बीजेपी से आए हुए लोग हैं, एनडीए से आए हुए लोग हैं, वो भी एमआईएम को बीजेपी की बी टीम कह रहे हैं और उन एमआईएम पर ही हमला कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी को कुछ नहीं कह रहे हैं। आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। अमोर जैसे विधानसभा के अंदर जहाँ पर अख्तरुल ईमान ने काम का एक किताब लिख दिया है, वो लोग उसको पढ़ने के बजाय वो लोग इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि बाहरी भगाओ। यार मतलब जब बाहरी वाले काम कर रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम क्या है? काम होना चाहिए ना, आपको काम से मतलब होना चाहिए ना, विकास और डेवलपमेंट से मतलब होना चाहिए था। तो यार एक और इंटरव्यू, अभी एक और जो है वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है मौलाना इसरारुल हक साहब कासमी का। वो कांग्रेस के अंदर बहुत बड़े दिग्गज नेताओं में से एक थे, वो एमपी थे। जब उनके सामने ट्रिपल तलाक का बिल पास हुआ था तो एक इंटरव्यू में उसने कहा कि आपने संसद के अंदर आवाज़ क्यों नहीं उठाया? उनसे कहा कि आवाज़ उठाया तो आपने क्यों नहीं उठाया? आप तो एक आलिम दीन है। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं भी आवाज़ उठाना चाहता था संसद के अंदर। उन्होंने कहा था मैं भी इसकी मुखालफत करना चाहता था, लेकिन नहीं कर पाया क्योंकि मुझे पार्टी ने, आला कमान ने इसकी इजाज़त नहीं दिया था। मुझे आला कमान ने कहा था कि आप नहीं बोलना है, आपको नहीं बोलना है संसद के अंदर, इसलिए मैंने मुखालफत नहीं कर पाया। हालांकि उन्होंने मुखालफत किया था, अलग तरीके से किया था, संसद के अंदर वो नहीं बोल पाए थे। तो ये होती है अपनी सियासत और अपनी क़यादत का फ़ायदा और नजराना, ये चीज़ें होती है। क्योंकि आप अगर दूसरे पार्टी के अंदर हैं तो वहाँ के सुप्रीमो आपको इजाज़त देंगे तभी जाकर आप जो कुछ बोल सकते हैं, अदरवाइज आपकी आवाज़ भी नहीं निकलनी होगी उनके परमिशन के बगैर। ये होती है अपनी सियासत और अपनी क़यादत। आप किस दुनिया में हो यार? आप हकीकत को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो? हकीकत को क्यों नहीं तस्लीम कर रहे हो? सही माने में एमआईएम पार्टी जो है, चाहे इनकी जीत हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन वो जो बेदारी की बात है ना, वो सीमांचल के युवाओं में अब दिख रहा है। वो जो एक जागरूकता की बात है ना पॉलिटिकल कैरियर को लेकर, अब वो नज़र आ रहा है और साफ हक की बात कर रहे हैं और निडर होकर बात कर रहे हैं। और यही वजह है कि दूसरे पार्टियों पर जो है अब पॉलिटिकली प्रेशर भी बन रहा है। उनको लग रहा है कि अगर इनको प्रॉपर हक नहीं दिया जाए, अगर इनको जो है अगर साइड में ही रखा जाए पहले की तरह, तो भाई ये इसके पास अब ऑप्शन है, ये लोग अपनी जो है क़यादत खड़ी कर देंगे। अररिया के अंदर मैं देखता था, मैंने वहाँ पर वो जो सिटिंग एमएलए है कि वो भाई कुछ भी कोशिश नहीं करता था जीतने के लिए, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन ही नहीं था। मैंने देखा और भी कई जगहों पर, लेकिन अब उनकी नींद हराम हुई पड़ी है। अब वो जो है लगातार टारगेट कर रहे हैं एमआईएम पार्टी पर, बीजेपी को छोड़े हुए हैं, दूसरे मुखालिफ टीम को छोड़े हुए हैं, लेकिन एमआईएम के ऊपर पीछे पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि लोग अब इनके पीछे पागल हो चुके हैं, लोग इनके पीछे क्रेजी हो चुके हैं। और ये भीड़ बता रही है, लोगों की दीवानगी बता रही है कि एमआईएम किस हद तक जो है आसमान छूता हुआ नज़र आ रहा है बिहार के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 25 के 25 सीटें जीत ही जाएंगे, मैं ये कहता भी नहीं हूँ, और मैं शायद जीतेंगी भी नहीं 25 की 25 सीटें। लेकिन जो बेदारी करने के लिए जो पर्पज़ था असदुद्दीन ओवैसी साहब का ना, वो शायद अब जो है वो दिखता हुआ पूरा होते हुए नज़र आ रहा है। और इस पर तो उन्होंने एक बयान भी दिया असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कि अगर जो है बिहार के अंदर सीटें जीतेंगे तो एक दारुस्सलाम यहाँ पर भी बनेगा, ठीक उसी तरीके जैसे हैदराबाद के अंदर बना है। तो यहाँ उस दारुस्सलाम के अंदर सारे लोग जो है हफ्ता में 2 दिन बैठेंगे, जितने भी विधायक हैं, और साथ के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब 2 महीने में एक बार उस दारुस्सलाम के अंदर आएंगे। अब तो उन्होंने ये भी घोषणा कर दिया है। हालांकि ये सारी चीज़ों में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जो चीज़ें हैं बहुत सही वे में जा रहा है, सही डायरेक्शन में जा रहा है। उनका प्लान जो है वो काम कर रहा है। एक इवोल्यूशन और रिवोल्यूशन पैदा हो चुका है बिहार के अंदर एमआईएम पार्टी को लेकर, और इसी वजह से दूसरे लोग जो है इनकी जाल में फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया।